अब इस कंपनी में मैं दोबारा तभी लौटूंगा जब इस कंपनी का सीईओ मैं बनूंगा। मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। बगावत की शुरुआत तो हो गई, आगे आगे देखो होता है क्या। भानुशाली कंपनी यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी हमारी शिवानी सुपरस्टार बन जाएगी। यार अगर ऐसा है ना तो मुझे तुम अब भी ऑटोग्राफ ले दो। एक ऑटोग्राफ तो हमारा भी बनता है। Stop it, हर्ष। पीछे खड़ा नक्श सोच रहा था कि जिस कंपनी के दम पर आज ये लोग इतनी खुशी मना रहे हैं, कल वही कंपनी मेरी होने वाली है। उसके कपड़ों को देखो, उसके कपड़ों का कलर भी फेड होता जा रहा है। क्या तुम अपनी सीट चेंज कर सकते हो? अगर आज की फैमिली गैदरिंग में अनिका ने ये ड्रीम लवर नेकलेस पहना तो वो अपने खानदान की पहली औरत होगी जिसके पास इतना बेशकीमती हार है। अनिका मिसाल बन जाएगी, खानदान उसे हमेशा याद रखेगा। ये सब सोच कर अब उसे और भी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। दूसरी तरफ नक्श कपड़ों को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। उसने मॉल में मोस्टली सारे आउटलेट्स को कवर कर लिया था, लेकिन उसे अपने लिए कोई भी ढंग का सूट पसंद नहीं आ रहा था। हर किसी सूट में उसे कोई ना कोई खामी नजर आ रही थी, किसी का कलर तो किसी की फिटिंग। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि यहाँ तो उसका काम नहीं बनने वाला है। जब नक्श को कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को कॉल किया जो उसके दादाजी ने उसके लिए अरेंज की थी। धीरे धीरे भानुशाली ग्रुप नक्श को सारी लग्जरीज देता हुआ दिखाई दे रहा था। नक्श की सेक्रेटरी बहुत ही एफिशिएंट थी। आधे घंटे से भी कम समय में उसने नक्श के मुताबिक एक ऐसा सूट का इंतजाम किया जिसका कलर भी अच्छा था और उसकी फिटिंग भी परफेक्ट थी। अब नक्श को वाकई में लगने लगा था कि वो किसी बड़ी कंपनी का सीईओ है। फाइनली सूट मिल गया था और अब नक्श अपनी हवाई की सवारी करते हुए सीधा घर की तरफ निकल पड़ा था। जैसे ही नक्श घर में घुसा उसने देखा कि उसकी बीवी लिविंग रूम में आईने के सामने ड्रीम लवर नेकलेस पहने अपने आप को निहार रही थी। निहारती क्यों नहीं, उसकी खूबसूरती में चार चांद जो लग गए थे। ऐसा लग रहा था कि नक्श के तोहफे से उसकी बीवी काफी सेटिस्फाइड है। इतनी सेटिस्फाइड है कि जैसे ही उसे ये नेकलेस मिला उसने झट से पहन भी लिया। लेकिन सच में अनिका की गर्दन पर ड्रीम लवर नेकलेस वाकई में काफी नोबल और एलिगेंट लग रहा था। मिरर के रिफ्लेक्शन से जब अनिका की नजर नक्श पर पड़ी जो ठीक उसके पीछे खड़ा था, तो अचानक से अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल से गए। अनिका ने अपना ध्यान अपने कपड़ों की तरफ डाला जो उसने आज की फैमिली गैदरिंग के लिए पहने थे। एक तरह से अनिका ने नक्श के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। आपको क्या लगा, अनिका नक्श को देखकर खुशी से झूम उठेगी? कैसे, क्यों? अनिका को तो पता ही नहीं था कि उसे ये नेकलेस नक्श ने दिया है। उसके हिसाब से तो ये नेकलेस फिहान ने दिया है। अनिका, मुझे जब भी ये डायमंड नेकलेस मिलेगा ना, मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। चित्रा जो चेयर पर बैठकर टीवी देख रही थी, जब उसका ध्यान नक्श के हाथ में उस काले हैंडबैग पर गया तो उसने चौंकते हुए नक्श से कहा, इसमें क्या है? तुम्हारे कपड़े? जल्दी जाओ और चेंज करो, हमें 5 मिनट के अंदर अंदर निकलना है। सारुचे, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। नक्श ने चित्रा से कहा और तुरंत ही अपने कमरे की तरफ निकल पड़ा। चित्रा ने उसे सिर्फ 5 मिनट का समय दिया था। उन 5 मिनट में जितना जल्दी हो सकता था नक्श ने अपने मुंह हाथ धोए, कपड़े बदले और कमरे से बाहर आ गया। जब चित्रा की नजर नक्श पर पड़ी जिसमें उसने ग्रे कलर का रॉयल सूट पहना था, तो उसकी आंखों में एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन देखा जा सकता था। सूट बुरा नहीं है, पहली बार जवेरी खानदान के दामाद लग रहे हो, वरना हमेशा बुझे हुए चिराग लगते हो। नक्श जल्दी करो, मुझे तुम्हारे वजह से वापस लेट नहीं होना। अनिका के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। भले ही नक्श आज कितना ही हैंडसम क्यों न लग रहा हो, लेकिन अनिका उसे हमेशा की तरह दबा ही रही थी। नक्श ने कार ड्राइव की और जल्द ही वो तीनों जावेरी खानदान के मैंशन में पहुंच गए थे। मैंशन के पार्किंग लॉट में पहले से ही 10 से 12 शानदार लग्जरियस कार्स खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे महंगी गाड़ियों का एग्जीबिशन हो। चित्रा ने ब्राउन कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी थी। अनिका के बारे में क्या ही कहना, ब्लैक ड्रेस में वो गजब ही खूबसूरत लग रही थी और ऊपर से ड्रीम लवर नेकलेस ने उसे अप्सरा बना दिया था। जब चित्रा और अनिका मैंशन के हॉल में पहुंचे
तो उन दोनों की खूबसूरती ने काफी अटेंशन बटोरी। एज यूजुअल नक्श को किसी ने पूछा ही नहीं, वो दोनों उसे अकेला छोड़कर आगे निकल गए थे। और चूंकि नक्श उन दोनों के पीछे पीछे आ रहा था, इसलिए सभी ने उसे इग्नोर किया। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें ऐसी फैमिली गैदरिंग्स में नक्श का आना बहुत अच्छा लगता था। अब बैम्बू अंकल को ही देख लो, जब तक वो नक्श को नीचा नहीं दिखा देते उन्हें नॉर्मल फील नहीं होता था। ओह, अपना नक्श वाह मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम्हें इतने अच्छे कपड़ों में देखकर। पहली बार तुम इंसान लग रहे हो। अरे मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। उन्होंने जानबूझकर इतना तेज चिल्लाते हुए कहा जिससे से ज्यादा लोगों की नजर नक्श पर पड़े और वो भी उसका मजाक बनाए। नक्श ने भीनी मुस्कान के साथ मैम्बू अंकल को देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। मैम्बू अंकल को लग रहा था कि नक्श कुछ बोलेगा, लेकिन नक्श के शांत रिएक्शन को देखकर मैम्बू अंकल का खून और भी ज्यादा खौल उठा और उन्होंने नक्श को और भी ज्यादा नफरत दिखाते हुए कहा, ये सूट तुमने स्पेशल प्राइस में खरीदा है ना? जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, ये मैंने चोर मार्केट में देखा था। कितने का? 500? 600? अरे क्या क्वालिटी है इस सूट की? मैम्बू अंकल की बात सुनकर ज्यादा से ज्यादा लोग अब नक्श को नफरत की नजर से देखने लगे थे और कुछ तो नक्श को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। नक्श की बेइज्जती होता देख अनिका को काफी एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। उसने नक्श को 10,000 रुपए दिए थे जिससे वो अपने लिए एक अच्छा ब्रांडेड सूट खरीदे, लेकिन अब उसे भी लगने लगा था कि नक्श ने पैसे बचाने के चक्कर में ये सूट किसी सस्ती सेल से उठा लिया है और ये सोचकर उसे नक्श पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मन ही मन अनिका सोच रही थी कि ये आदमी हमेशा उसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में डाल देता है। वो क्या है ना अंकल, मैम्बो अंकल, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन इस सूट के लिए मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। नक्श की बात सुनकर मैम्बो अंकल को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा जोक सुन लिया हो। अच्छा, तो तुमने इस सूट के पैसे ही नहीं दिए? अच्छा है, हो सकता है कि दुकान के मालिक को तुम्हारी सूरत देखकर तुम पर तरस आ गया होगा और तुम्हारी गरीबी में तुम्हारी ये मदद कर दी होगी। क्यों? क्यों भाई? ये सुनकर अब सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे थे और सभी नक्श को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हो। ये देखकर चित्रा और अनिका भी काफी एम्बैरेस हो गए थे। चित्रा एक पल भी नक्श के साथ खड़ी नहीं होना चाहती थी। उसका दामाद इतना बेवकूफ है उसने सोचा भी नहीं था। उसे लग रहा था कि अगर वो एक पल और खड़ी रही तो नक्श की वजह से उसकी बची कुची इज्जत भी चली जाएगी। अगर बात करने का सही तरीका तुम्हें नहीं आता है ना, तो बात मत करो, शांति से जाके किसी कोने में बैठ जाओ। लेकिन अनिका इस तरह के फैमिली ओकेजन्स पर नक्श को बिल्कुल भी लाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि अब नक्श भी जावेरी खानदान का हिस्सा था, इसलिए ऐसे मौकों पर अगर उससे नहीं लाएंगे तो खानदान और भी तरह तरह की बातें बनाएगा और अनिका ये सब नहीं चाहती थी। इसलिए हमेशा की तरह उसे नक्श को मजबूरी में लाना ही पड़ता था और नक्श की वजह से उन्हें हमेशा इसी तरह से एम्बैरेस होना पड़ता था। अनिका, मुझे तुम्हारे बारे में पीछे कुछ भी बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन ये जो तुम्हारे पति है ना, इन्होंने कभी अमीरी तो देखी है नहीं और ना ही इन्हें अमीरों की तरह रहना आता है। अरे इनका तरीका अलग है, इसलिए हर जगह ये हंसी का पात्र बनता है। लेकिन अनिका, तुमने तो अमीरी देखी है ना, लेकिन तुम की अपने ऊपर खर्च ही नहीं करना चाहती। अब ये जो ये ड्रेस पहनी कितने की है? 15,000 रुपए की है ना? अरे कितने शर्म की बात है कि इतने बड़े ओकेजन पर इतनी सस्ती ड्रेस पहनकर आने की हिम्मत की। मैम्बो अंकल की नजर ऊपर से नीचे तक बस अनिका को ही देख रही थी। उनके चेहरे की शातिर मुस्कान देखकर अनिका काफी अनॉयड फील कर रही थी। जब मैम्बो अंकल ने देखा कि सभी का ध्यान उनकी तरफ ही है, तो तुरंत ही उन्होंने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और अपने सूट को थपथपाने लगे। उनके एक्सप्रेशंस में एरोगेंस साफ साफ दिखाई दे रहा था। चूंकि आज मुझे जावेरी खानदान के स्पेशल ओकेजन पर आना था, इसलिए मैंने
अपने लिए इटालियन डिजाइनर पसंद किया, रिकार्डो टिस्की। नाम तो सुना होगा ना, रिकार्डो टिस्की। और ये मेरा सूट कस्टम मेड है, और इसके लिए मैंने पूरे 6 लाख रुपए खर्च किए हैं। कितने? 6 लाख। बेटा, और उधर कहां जा रहे हो? इधर आओ, इधर से, इधर से। किसके लिए 6 लाख खर्च किए? जावेरी खानदान के स्पेशल ओकेजन पर आने के लिए। फैमिली एंड डिग्निटी कम्स फर्स्ट फॉर मी। वाह, 6 लाख रुपए का कस्टम मेड सूट, वो भी इटालियन डिजाइनर का। वाह। मैम्बो अंकल की बात सुनकर सभी लोग शॉक थे। वैसे शॉक होने जैसा कुछ नहीं था। मैम्बो अंकल इटली में ही रहते थे। वहाँ उनका टेक्सटाइल्स का बिजनेस है और बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। इटली की करेंसी में पैसा देना और इंडिया आकर इंडियन करेंसी बांटकर वाहवाही लूटना, ये उनकी बहुत पहले की प्रैक्टिस थी। जावेरी खानदान में मैम्बो अंकल सबसे अमीर इंसान थे। अमीरी में और बातों में उनसे कोई भी नहीं जीत सकता था। यही वजह थी कि जब मैम्बो अंकल ने अनिका पर निशाना साधा तो उसे चुपचाप सुन लेना पड़ा। लेकिन जब अनिका की नजर नक्श पर पड़ी, जो अभी भी मुस्कुरा रहा था, तो अनिका का दिल भर आया। जब नक्श ने नोटिस किया कि अनिका की नजर उस पर है, तो तुरंत ही नक्श ने अनिका की ओर देखा और उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा ब्राइट हो गई। ये देखकर अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही अपना मुंह फेर लिया और अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगी। वैसे ही नक्श और अनिका के बीच में बहुत डिफरेंसेस थे और आज मैम्बो अंकल ने आग में घी डालने का काम किया। उनके चेहरे पर शातिर मुस्कान नाच रही थी, जिसे नक्श ने नोटिस कर लिया था। वाओ, मैम्बो अंकल, ये शैंपेन तो काफी कीमती लगती है। आपकी चॉइस की तो दाद देनी पड़ेगी। ये भी तो काफी महंगी लगती, जैसे आपका ये सूट है। ये हाथ कैसे लगाया तूने? पता नहीं कितने लाख का सूट है ये। 6 लाख रुपए। तुझे तमीज नाम की चीज नहीं है ना तेरे अंदर? मैम्बो अंकल बहस करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्हें छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने में बहुत मजा आता था। मैम्बो अंकल के बिहेवियर से नक्श को कोई फर्क नहीं पड़ा और मैम्बो अंकल की ओर देखते हुए तंज मारते हुए कहा, सॉरी, ये हाथ मैं ठीक है। अरे आप घबराइए मत प्लीज, आप नाश्ता कीजिए। वो क्या है ना कि मैम्बो अंकल को लगा कि मेरे हाथ लगाने से इनका जो 6 लाख का सूट है वो खराब हो जाएगा, इसलिए मेरी अनिका ना कभी ऐसी कोई चीज पहनती ही नहीं जो हाथ लगा के खराब हो जाए। और मेरी अनिका इसलिए मेरी खूबसूरत बीवी को खूबसूरत चीजें पसंद है। वो सिर्फ ज्वेलरी पहनती है और वो भी बेशकीमती। ये बोलते हुए नक्श ने अनिका को अपनी ओर खींचा, जो नक्श की बात सुनकर पूरी तरह से स्टंट थी। इन 2.5 सालों में नक्श जितनी बार भी जावेरी खानदान के स्पेशल ओकेजन्स में गया, उसका हमेशा इसी तरह से मजाक बनाया जाता था। लेकिन नक्श की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज नक्श ने सभी को शॉक कर दिया था। चित्रा को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कीमती नेकलेस देख रहे हैं आप? इसे ड्रीम लवर नेकलेस कहा जाता है। अंकल, आप इनकी कीमत मत पूछिएगा, क्योंकि आपने ये जो महंगा वाला सूट पहना हुआ है ना, उससे कहीं ज्यादा महंगाई है। मतलब अगर आप ऐसे 100 सूट भी बना देंगे ना, फिर भी ये ड्रीम लवर नेकलेस की बराबरी नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं ना कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। नक्श ने ऐसा कुछ कह दिया था कि हॉल में मौजूद सभी लोग साइलेंट मोड पर चले गए थे और पीछे सिर्फ पियानो की मधुर आवाज ही सुनाई दे रही थी। अनिका की गर्दन को गौर से देखने के बाद सारे गेस्ट जैसे पागल ही हो गए। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना, या मैं कुछ गलत देख रही हूँ? अरे ये तो ड्रीम लवर नेकलेस ही है। एक पल के लिए अनिका हॉल में मौजूद सभी लोगों के लिए आई कैचिंग पर्सनैलिटी बन गई थी। सभी की नजरें उसी पर टिकी हुई थी और ये देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था।
वो काफी सेटिस्फाइड फील कर रही थी, और करेगी भी क्यों नहीं। एक औरत क्या चाहती है, यही कि सब उसकी तारीफ करें, और अनिका के साथ यही तो हो रहा था। कुछ समय पहले अनिका को नीचा दिखाया गया था, और अब देखिए अनिका टॉप पर पहुंच गई थी। उसी समय अनिका ने अपना ध्यान नक्श पर लगाया, जो ठीक उसके बाजू में खड़ा था। चित्रा के साथ साथ अब अनिका को भी यकीन हो गया था कि नक्श बदल गया है। खैर, ये समय नक्श के अंदर आ रहे चेंजेस जानने का नहीं, बल्कि अपनी और ज्यादा वाहवाही लूटने का था। इसलिए अनिका बार बार अपना हाथ ड्रीम लवर पर लगाते हुए सभी को दिखाने और साथ ही साथ जलाने की कोशिश कर रही थी। तुम सब लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। अरे कैसा ड्रीम लवर? तुम लोगों के पास इतने पैसे कहां से आ गए कि तुम ड्रीम लवर खरीद सको? मुझे ये पक्का यकीन है कि अनिका ने नकली ड्रीम लवर नेकलेस पहना हुआ है। हालांकि उन्हें पता था कि वो असली ड्रीम लवर ही है, लेकिन इस समय वो अपनी बात को सामने रखते हुए उसे फेक बताने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि लोग उनकी बात पर यकीन करेंगे और ये बात आगे तक जाएगी। वैसे भी उन्हें इस तरह की बहस करने में मजा ही मजा मिलता था। जब नक्श ने ये सुना तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। मुंह बनाते हुए नक्श ने कहा, आपको यकीन करना है तो कीजिए, वरना मत कीजिए, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हमारे पास कितने पैसे हैं ये आपको बताने की क्या जरूरत है? आप अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। नक्श, चुप हो जाओ। मैं तो बस जवाब। जस्ट लेट इट बी ना। भाई साहब, नक्श आपसे बहुत छोटा है। कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो वो छोटे बड़ों का लिहाज भूल जाता है, पर आप तो बड़े हैं। आप क्यों ये सब फालतू की बहस में पड़ रहे हैं? छोड़िए ना, जाने दीजिए। मैम्बो भाई, अच्छा कावेरी दिखाई नहीं दे रही है, बच्चे भी नहीं दिखे, कहाँ है सब? अरे कावेरी तो इटली में है भाई। उसका अपना बुटीक का बहुत बड़ा काम है। वो आप लोगों की तरफ फ्री थोड़ी है। नेहर और हेतल भी बहुत अच्छे हैं। नेहल के लिए हमने रिश्ता देख लिया है। अगले साल तो हम उसकी शादी कर ही देंगे। मेरा होने वाला दामाद अमेरिका में बहुत बड़ा डॉक्टर है। अरे मैं तो बहुत खुश हूं कि मुझे इतना बढ़िया दामाद मिला, और मुझे उसके लिए बेबी सिट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अरे अच्छा खासा कारोबार है, अपने पैरों पर खड़ा है। और क्या, घर में बैठकर रोटियां नहीं तोड़ता, मेहनत का काम करता है, समझे? मैम्बो अंकल भला कैसे शांत हो सकते थे? उन्हें तो चित्रा ने बल्कि बोलने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे डाली थी। ये सब सुनकर चित्रा बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करने लगी। तभी इतने में एक भारी आवाज सुनाई दी। अरे सब क्या कर रहे हैं? लो बा आ गई, आओ बा। मैम्बो अंकल के कदम अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगे थे। अनिका की दादी, जिनका नाम कल्याणी था, वो अब करीब 90 साल की हो गई थी, और उन्हें देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग जय श्री कृष्णा बोलते हुए उन्हें ग्रीट करने लगे थे। अनिका की दादी की वजह से ही जावेरी खानदान में समय समय पर ऐसी फैमिली गैदरिंग्स होती थी। अपने बेटे को देखकर कल्याणी के चेहरे पर भी रौनक आ गई थी। लेकिन जब कल्याणी की नजर नक्श पर पड़ी, जो अनिका के साथ खड़ा था, तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए थे। नक्श बहुत अच्छे से जानता था कि कल्याणी उसे पसंद नहीं करती है। नक्श को भी उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। ये सब नक्श के लिए रोज का था। इन 2.5 सालों में कल्याणी का ऐसा चेहरा देखने की अब आदत सी हो गई थी। ठीक है, अब सभी से मेल मिलाप हो गया, तो खाने को भोग लगाया जाए। जी। कल्याणी के आदेश पर सारे पकवानों का भगवान कृष्णा को भोग लगाया गया, और उसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े। क्योंकि मैम्बो अंकल कल्याणी के फेवरेट थे, इसलिए वो हमेशा कल्याणी के पास वाली चेयर पर ही बैठते थे, और दोनों माँ बेटे परिवार की चुगली करने का काम करते थे। अनिका के पापा की डेथ के बाद से कल्याणी ने चित्रा और अनिका को एक तरीके से अलग ही कर दिया था। लेकिन लोगों के सामने दिखावा करने के लिए वो उन्हें हमेशा इन फैमिली गैदरिंग्स में बुलाती थी। जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए तो कल्याणी ने कहा, मैं आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ।
मैं इसी तरह पूरे परिवार को एक साथ जोड़ना चाहती हूँ। जब तक मैं जिंदा रहूं, तब तक मैं सबको एक साथ लेकर चलना चाहती हूँ। मेरे मरने के बाद भले ही आप लोग कुछ भी करो, लेकिन आप सबको एक साथ इतना खुश देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह पूरा परिवार हमेशा एक साथ रहेगा और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा। प्यार भरा भाषण देने के बाद डिनर की शुरुआत हुई। डिनर में ढोकला, गाठिया, ठेपला, खांडवी, कढ़ी, बाप रे, इतना कुछ था कि डिशेस का नाम लेते लेते ही पेट भर जाएगा। जब नक्श की नजर डिनर स्प्रेड पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आने लगा था। खाने पीने के मामले में नक्श की डाइट बहुत अच्छी थी। जैसे ही खाने की शुरुआत हुई, वैसे ही नक्श अपनी धुन में खाना खाने लगा। वो बेफिक्रे की तरह अलग अलग डिशेस के मजे लेने में लगा हुआ था। अनिका और चित्रा ने भी नक्श को कई बार देखा, लेकिन नक्श ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मानो उसने उन दोनों को देखा ही नहीं हो। नक्श के ईटिंग मैनर्स भी बुरे नहीं थे, बस वो खाना सभी से बहुत फास्ट खाता था और इसी वजह से सब उसे घूरते थे। लेकिन अगर नक्श खाना खाते हुए इस सब के बारे में सोचेगा तो वो ठीक से खाना नहीं खा पाएगा। खाना खाते हुए अचानक से कल्याणी ने बोलना शुरू किया। यहाँ आने से पहले मुझे एक बहुत ही रिलायबल न्यूज़ मिली है कि भानुशाली ग्रुप अपना सीईओ बदल रहा है और ये भी सुनने में आया है कि वो सीईओ बहुत ही यंग है, बिल्कुल हमारी पोती अनिका के जैसे। शायद 2-3 दिन में ऑफिशियली अपॉइंट कर दिया जाएगा। कल्याणी की बात खत्म होते ही वहाँ मौजूद सभी के चेहरों पर सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन देखा जा सकता था। फुसफुसाने का दौर भी शुरू हुआ और सभी के मन में कुछ बेसिक कॉमन सवाल थे कि भानुशाली ग्रुप अचानक से अपना सीईओ क्यों बदल रहा है। उस कंपनी में ऐसी भी क्या उथल पुथल हो गई है कि उन्हें सीईओ बदलने की जरूरत पड़ रही है। वो नया सीईओ कौन होगा, वो क्या नए चेंजेस लेकर आएगा, भानुशाली ग्रुप का फ्यूचर प्लान क्या है, वगैरह वगैरह। हालांकि सभी लोगों को पता था कि ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होने जा रही है। जावेरी खानदान भी बिजनेस के मामले में सूरत के अंदर कम पॉपुलर नहीं था और उनके साथ कई छोटी बड़ी कंपनीज भी काम करती थी, लेकिन अब उन्हें भानुशाली ग्रुप के साथ मिलकर काम करना था क्योंकि भानुशाली ग्रुप मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग था और कुछ कुछ कंपनीज होती है ना जिनका नाम सुनकर ही काम हो जाता है। भानुशाली ग्रुप उनमें से था और यही वजह थी कि जावेरी खानदान उनके साथ में अग्रीमेंट साइन करना चाहता था। यकीन मानिए, अगर ये अग्रीमेंट साइन होता है तो इससे जावेरी खानदान को बहुत फायदा होगा। जावेरी खानदान की ऊंचाई की नई शुरुआत हो जाएगी। लेकिन क्या भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ जावेरी खानदान से कोई डील करेगा? क्या नक्श जावेरी खानदान की हरकतों को भूल जाएगा? क्या नक्श अपनी बीवी अनिका के लिए जावेरी खानदान से डील करेगा? तब क्या होगा जब जावेरी खानदान को पता चलेगा कि भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ नक्श है? अनिका और चित्रा की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? मैम्बो अंकल का क्या? वो तो नक्श को फ्री की रोटी चबाने वाला समझ रहे हैं, तो नक्श उनसे कैसे निपटेगा? इस कश्मकश में 3 से 4 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला और वो दिन आ गया जब भानुशाली ग्रुप को अपना नया सीईओ मिलने वाला था। उस दिन की सुबह जब अनिका अपने काम से निकल गई तो नक्श भी घर से निकल गया था। नक्श के दादाजी ने उसे सुबह ही कॉल करके बता दिया था कि आज उसकी ज्वाइनिंग है और उसकी सेक्रेटरी नंदिता ऑफिस में उसका इंतजार करेगी। नक्श ने अपना स्कूटर उठाया और हवा से बात करते हुए भानुशाली ग्रुप के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा था। भानुशाली ग्रुप का मेन ऑफिस सूरत की सबसे पॉश लोकेलिटी में था। नक्श के मन में एक बात और खटक रही थी। इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ होकर वो एक स्कूटर चला रहा था, इसलिए नक्श ने तय किया कि वो अपना स्कूटर ऑफिस के बाहर रोड के सामने की तरफ पार्क करेगा। अभी नक्श अपने स्कूटर को लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक लग्जरी कार अचानक से आई और उसने नक्श
स्कूटर को ठोक दिया। What is happening here? टक्कर इतनी जोर से हुई और स्कूटर का टायर भी टेढ़ा हो गया था। लग्जरी कार पर भी डेंट आ गया था, लेकिन गलती नक्श की नहीं थी। खैर अब क्या, अब तो तमाशा होने ही वाला था। अरे अरे यार, खून निकल रहा है। अबे अंधे घोड़े, इतनी बुरी तरह से मेरी गाड़ी को ठोक दिया। अरे इसका नुकसान कौन भरेगा? दिखता नहीं है तुझे ये? इससे पहले कि वो लग्जरी कार के ड्राइवर से कुछ कहता, अचानक से उस कार का दरवाजा खुला और नक्श को शिवानी के दर्शन हुए। Shit! सड़क पर देखकर नहीं चला सकते क्या? उस लड़की की टोन बहुत खराब थी। वहाँ मौजूद भीड़ उस लड़की को देखने के लिए और भी ज्यादा बेकाबू हो गई। सभी लोग फुसफुसाने लगे। ये लड़की कितनी खूबसूरत है यार, कौन सी फिल्म की स्टार है? सही मायनों में जब नक्श की नजर उस लड़की पर पड़ी तो नक्श के चेहरे का एक्साइटमेंट देखने लायक था। शिवानी तुम? अरे नक्श, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह, क्या कोइंसिडेंस है। नक्श भी आज ही सीईओ की कुर्सी पर बैठेगा और शिवानी भी आज ही अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आई। शिवानी और भानुशाली ग्रुप के बीच अब एक नया रिश्ता बनने जा रहा था। ऐसे में भला नक्श शिवानी के साथ इस हादसे को लेकर बहस कैसे कर सकता था? इसलिए नक्श पूरी तरह से खामोश हो गया। 2 दिन पहले शिवानी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि भानुशाली ग्रुप के मेन सिक्योरिटी गार्ड को दिन में अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसलिए कंपनी अब एक जवान सिक्योरिटी गार्ड रख रही है। क्या वो नक्श है? मन ही मन ये सोचते हुए एक बार फिर से शिवानी ने नक्श की ओर देखा और मुंह बनाने लगी। नक्श, तुम्हें देखकर चलाना चाहिए ना। देखो, मेरी कार डैमेज हो गई। तुम तो इसका पैसा भी नहीं भर सकते, है ना? सी? शिवानी अपनी लग्जरी कार पर आए स्क्रैचेस और डेंट्स देख रही थी और ये सब देखकर उसका दिल भर आया था। कल ही तो शिवानी ने नई कार ली और आज पहली बार जब कार बाहर निकली तो उसका कल्याण हो गया। शिवानी की बात पर नक्श की तरफ से कैसा रिएक्शन आने वाला है? क्या नक्श अपनी गलती मानेगा या फिर शिवानी के साथ बहस करने लगेगा? अगर शिवानी उसे पैसे भरने के लिए बोलेगी तब नक्श क्या करेगा? क्या नक्श आज शिवानी को दिन में तारे दिखाएगा? क्या होगा जब भानुशाली ग्रुप के ऑफिस में शिवानी नए सीईओ के तौर पर नक्श से मिलेगी? क्या नक्श बैम्बू अंकल या अनिका के कजिन से मिलेगा? अगर नहीं तो नक्श ने उसके लिए क्या प्लानिंग कर रखी होगी? जी हाँ, ये हमारी कंपनी के नए सीईओ हैं। जैसे ही नंदिता के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही वहाँ कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया और उसके बाद सभी एक साथ जोर जोर से हंसने लगे थे। ओह माय गॉड, ये लड़का हमारी कंपनी का सीईओ है। इसको सीईओ का मतलब भी मालूम है? भाई आज का दिन तो बड़ा मजाकिया अंदाज से शुरू हुआ है, बहुत मजा आ रहा है। आगे आगे देखो होता है क्या। लगता है नंदिता की नौकरी भी आज सिक्योरिटी गार्ड के साथ ही जाएगी। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। ये रहे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मुझे यशवर्धन सर ने पर्सनली नए सीईओ के लिए दिए थे। शिवानी जो नैनिका के ठीक बाजू में थी, नंदिता की बात सुनकर उस फोटो को देखने लगी। उस फोटो में मौजूद शख्स नक्श की तरह ही दिख रहा था, लेकिन उस शख्स का टेम्परामेंट नक्श से काफी ज्यादा अच्छा था। शिवानी तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि फोटो में मौजूद शख्स नक्श ही है। मिस नंदिता, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये नक्श है, मेरा क्लासमेट। इसे मैं अच्छे से जानती हूँ। आप इसकी अपीयरेंस तो देखो। ये भानुशाली ग्रुप का सीईओ हो सकता है क्या? One second. इसकी शक्ल जरूर इस फोटो वाले आदमी से मिलती है, पर ये सीईओ तो हरगिज नहीं हो सकता। शिवानी की नजर नक्श के कपड़ों पर थी और उन्हें देखकर उसे नक्श से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। अब नंदिता की आंखें भी नक्श को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी थी। गाइस, आपको ऐसा लगता है कि ये भानुशाली ग्रुप का सीईओ है? आप एक बात बताइए कि क्या कोई सीईओ ऐसे लूज टी शर्ट शॉर्ट्स में ऑफिस में आएगा? हाँ, वो भी एक खटारा स्कूटर पर। वो जो कि अब बचा भी नहीं है ना? सॉरी यार, प्लीज। बच्चों पतली गली से निकल ले वरना पुलिस निकालेगी।
क्या बात है, आपकी बातों से तो अब और भी ज्यादा क्लियर हो गया है कि यही हमारी कंपनी के नए सीईओ हैं। यशवर्धन सर ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से हमारे कंपनी के नए सीईओ का नाम नक्शी है। और देखिए, इनका नाम भी नक्शी है, डॉक्यूमेंट्स पे भी इनका नाम लिखा है। दरअसल ये फोटो ना 3 साल पहले की है, सो ऑब्वियसली 3 साल पहले हमारे सीईओ थोड़े से बहुत जवान दिखते थे। जैसे ही नंदिता ने ये जानकारी सभी को बताई, वैसे ही नैनिका और शिवानी उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ झपटे जो मिस्टर यशवर्धन ने नंदिता को दिए थे। नैनिका और शिवानी तो बस नक्श का नाम देखना चाहते थे, और जैसे ही उनकी नजर सीईओ कॉलम में नक्श के नाम पर पड़ी, वैसे ही उन दोनों की जिंदगी में कड़कती फड़कती बिजली आ गिरी थी। नैनिका शांत रहने की पूरी कोशिश कर रही थी, जहां उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कैजुअल कपड़े पहनने वाला लड़का भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ हो सकता है। ये क्या कर दिया नैनिका तुमने? माना कि तुम पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड एचआर हो, लेकिन बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे तुमने तो कंपनी के नए सीईओ को ही फायर कर दिया। यहाँ तक कि तुम तो नए सीईओ को पुलिस स्टेशन भी भेजने वाली थी। दांतों को पीसते हुए उसने अपना गुस्सा निकालने की कोशिश की। सीईओ सर, प्लीज, मैं अंधी हो गई थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास आपके आने की कोई खबर नहीं थी। हम जो कुछ भी अभी यहाँ पे हुआ उसे भूल जाते हैं, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। आइंदा से मतलब आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं? आपको पता है आपका फ्यूचर क्या है? नक्श के इशारे को शायद नैनिका समझ गई थी। उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। प्लीज सर, ऐसा मत करिए। माना कि मेरी गलती है, लेकिन एक मौका और दीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। नैनिका को अभी आजू बाजू खड़े किसी से भी कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अभी अपनी जॉब और पोजीशन बचानी थी। दूसरी तरफ शिवानी, जो नैनिका के ठीक बाजू में थी, उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। और आपको यकीन नहीं होगा, एरोगेंस और नक्श के प्रति नफरत शिवानी के दिल और दिमाग से जा चुकी थी। नक्श, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज उसे दिल पर मत लो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। नक्श ने शिवानी से कुछ भी नहीं कहा, और नक्श का ये अंदाज देखकर शिवानी ने भी अपना सर नीचे कर लिया था। अरे मेरे नाग, सॉरी विपुल नागर, यही है ना आपका नाम? असिस्टेंट एचआर। और क्या कहा था सर? नहीं कुछ और। बच्चू। ऐसे इस बच्चू को भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बहुत चिंता है, लेकिन ये बच्चू ये भूल गया कि किसको फायर करने की इनकी हैसियत है और किनको नहीं। फिर मैं सिखा देता हूँ। सॉरी सर, सॉरी। यू आर फायर्ड। सॉरी सर। नक्श ने रजनीकांत की तरह अपना रूप दिखाया, और ये रूप देखकर सभी की सांसें अटक गई थी। नंदिता के साथ नक्श के कदम भानुशाली ग्रुप की ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे थे। नैनिका और शिवानी भी नक्श के पीछे पीछे बढ़ने लगे। सिर्फ एक विपुल ही था जो अब पूरी तरह से अकेला रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पलक झपकते ही वो ग्राउंड जीरो पर पहुंच गया था। ऑफिस में काम कर रहे लोगों को देखकर भी लग रहा था कि ये किसी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। जैसे ही नक्श अपने कैबिन में पहुंचा, वैसे ही उसके दिल ने राहत की सांस ली। इसमें कोई शक नहीं कि क्यों भानुशाली ग्रुप सिर्फ सूरत ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात में फेमस है। इस कंपनी का ऑरा, इस कंपनी का कल्चर, डेकोरेशंस, इंटीरियर्स, वाह! जब नक्श को भानुशाली ग्रुप से बेदखल किया, उसके बाद से नक्श ने कभी भी इस तरह के हाई एंड ऑफिस में कदम नहीं रखा था। मन ही मन इस नाम को और भी आगे ले जाने की कसम खाते हुए उसका दिल और भी ज्यादा खुश हो गया था। क्या कुछ और तुम लोगों के पास है कहने के लिए? ये बोलते हुए नक्श ने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखना शुरू कर दिए थे। नक्श की बात सुनकर शिवानी और नैनिका एक दूसरे को देखने लगे। नैनिका ने शिवानी को कंफर्टिंग लुक दिया और बोली, सर, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बस वो शिवानी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो आप प्लीज देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है? और मुझे नहीं पता कौन सा?
नक्श, भूलो मत, मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन ही करने आई थी। शिवानी ने अपने होंठ दांतों में दबाए और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक अननेचुरल स्माइल आ गई थी। खटारा स्कूटर बदलना पड़ेगा। जब नैनिका ने नक्श की इस हरकत पर गौर किया तो उसके दिल में कुछ तो होने लगा था। शायद नैनिका को पता चल गया था कि मामला उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। तुरंत ही नैनिका बोली, सर ये कैसा रहेगा? आप जो भी पनिशमेंट देना चाहते हैं उसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बट प्लीज शिवानी के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मत बस 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 बस, मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि जिन लोगों को इस मैटर के बारे में नहीं पता है उनको तो यही लगेगा ना कि मुझे यानी इस कंपनी के नए सीईओ को अपने लोगों को बुली करना अच्छा लगता है ना? क्या खाता तुमने? यू गेट आउट। ओह माय गॉड, तुम्हें अपने कंपनी का सीईओ ही नहीं पता है कि कौन है? हैरानगी है, तुम करते क्या हो यहाँ पे? ये बोलते हुए नक्श जोर जोर से हंसने लगा कि तभी सीईओ के कैबिन पर नॉक हुआ। सेक्रेटरी नंदिता के कदम कैबिन के अंदर बढ़े और उसने नक्श के करीब जाते हुए कहा, सर वो जवेरी खानदान से नवीन जवेरी आए हैं, बोल रहे हैं कुछ बिजनेस प्रपोजल के सिलसिले में आपसे बात करनी है। वो एक्चुअली भानुशाली ग्रुप के साथ कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं, प्रपोजल भी साथ लेके आए। तो अगर आप अभी बिजी हो तो मैं उन्हें कुछ देर इंतजार करने के लिए बोलूं? जैसे ही नक्श ने नंदिता के मुंह से नवीन जावेरी का नाम सुना, वैसे ही मैम्बू अंकल का चेहरा उसके सामने आ गया। ये सूट तुमने स्पेशल प्राइस में खरीदा है ना? ये मैंने चोर मार्केट में देखा था। ये हाथ कैसे लगाया तुमने? पता नहीं कितने लाख का सूट है ये। 6 लाख रुपए। मैम्बो अंकल डील क्लोज करेंगे, निगोशिएशन भी करेंगे। भाई इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहां से आया? ये इटली नहीं है, इंडिया है, इंडिया। यहाँ सब कुछ परखा जाता है। और मैम्बो अंकल को तो पता ही नहीं कि उन्होंने भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को पहले ही ऑफेंड कर दिया है, और उसके बाद भी भानुशाली ग्रुप से कनेक्शन बनाने की बात कर रहे हैं। अब सूरत शहर की ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात की काया पलट होने वाली थी। भानुशाली ग्रुप में नए सीईओ की एंट्री हो गई थी। पूरे गुजरात में ये बात करने का मेन टॉपिक बन गया था। अब जब भानुशाली ग्रुप नए सीईओ के साथ मार्केट में उतरा तो बहुत सारी एंटरटेनमेंट कंपनीज इनके साथ टाई अप करते हुए अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी, लेकिन सीईओ साहब ने सबको लाल झंडा दिखाया था। यहाँ तक कि उन कंपनीज को भी जो पहले कई सालों से भानुशाली ग्रुप के साथ काम करते हुए आ रही थी, नक्श ने सबका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। पहले ही दिन से नक्श ने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया था, और आगे आगे नक्श ने जो किया उससे भानुशाली ग्रुप खूब सुर्खियां बटोरने लगा था। लॉजिकली बात की जाए तो अभी तक भानुशाली ग्रुप ने जिन भी कंपनीज के साथ टाई अप किया है वो सभी हाई प्रोफाइल कंपनीज थी। कुछ सूरत की, कुछ अहमदाबाद की, तो कुछ मुंबई की। भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ ने नवीन जावेरी को बिना मिले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में अब जावेरी खानदान के बाकी लोग सोच रहे थे कि कौन वहां जाकर हलाल होना चाहता है। माँ, मुझे लगता है कि उस नए सीईओ से मिलने के लिए हमारी अनिका बेटी सबसे ज्यादा ठीक रहेगी। मैम्बू अंकल की वजह से सेंटर ऑफ अटेंशन पूरी तरह से अनिका पर आ गया था। देखो अनिका, ये मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। अगर तुमने जावेरी खानदान में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और तुम्हारी वजह से हमारी ये डील क्रैक हो गई तो दादी तुम्हारी कंपनी को बैंकक्रप्ट होने से बचा देगी। तो ठीक है अनिका, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम्हें कल ही भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ से मीटिंग करने के लिए जाना होगा। जब जावेरी खानदान के सबसे पावरफुल इंसान नवीन जावेरी को रिजेक्ट कर दिया तो फिर भला ये अनिका जावेरी भानुशाली ग्रुप जाकर कौन सा तीर मार लेगी? क्या नक्श अपनी बीवी अनिका के लिए जावेरी खानदान से डील करेगा? तब क्या होगा जब जावेरी खानदान को पता चलेगा कि भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ नक्श है? ऐसे और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।